हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ये है रिवीजन लेक्चर्स एंड अब हम शुरू करेंगे रिवीजन। सबसे पहले माइक्रो का एंड देन स्टैटिस्टिक्स का। आपको स्केड्यूल मिल चुका है, पैटर्न मिल चुका है लास्ट लेक्चर में जो हमारा लाइव लेक्चर था। अब आपको डेली इस टाइम ये वीडियोस मिलेंगी एंड जो जितने जितने दिन हमने अलॉट किए हर चैप्टर को उतने दिनों में हम कोशिश करके उनका सिलेबस एक बार थ्योरी का सारा रिव्यू प्लस कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। राइट, शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स है, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स जाते हैं टीआर जैन में। एंड अगर आप नॉर्मल एनसीईआरटी वगैरह की बुक देखेंगे तो एक ही चैप्टर में ये चीजें कवर की हैं, जहां पर वो बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको, क्योंकि आप बिल्कुल नए हो इस सब्जेक्ट में, तो बताएंगे कि चैप्टर्स होंगे किस बारे में या इकोनॉमिक्स होती ही क्या है। एंड देन ग्रेजुअली दे विल टेक यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एंड उसके बारे में बात होगी कि किस तरीके से वो फंक्शन करता है अलग अलग इकोनॉमीज के अंदर। सबसे पहले इन सब चीजों को वॉश आउट करके एकदम फ्रेश स्टार्ट आज हम लोग कर रहे हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। 1-1.5 महीने में अपन सारा प्रेप डन कर लेंगे। राइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर की, जिसमें आपके पास कुछ कीवर्ड्स आते हैं। वो होते हैं इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी और चॉइस। इन शब्दों को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चाहते हो। अगर हम गेम की ही बात करें, हम लोग सबने किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई गेम जरूर खेली होती है, चाहे वो फ्री फायर हो सकती है, पबजी हो सकती है, कैंडी क्रश हो सकती है, अलग अलग तरीके की गेम्स हमने खेली होती है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि गेम खेलते खेलते जब आप बार बार आउट हो रहे होते हो तो आपकी लाइफ एंड हो जाती है ना। लाइक आपको वो लाइफ स्पैन देते हैं कि आपके पास 5 लाइफ्स है कैंडी क्रश के अंदर, या फिर कोई भी गेम है उसमें आपके पास कुछ ना कुछ लाइफ होती है, कुछ ना कुछ हम बात कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ लिविंग पावर होता है आपके पास। इवन फ्री फायर पबजी जैसी गेम में कि आपको गोली अगर 10 बार लगेगी तो आप मर जाओगे, कुछ ना कुछ एचपी होती है आपके पास। राइट, तो उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये है गेम ले आओ अपने दिमाग में कोई ना कोई एंड रियलाइज करो कि उसमें आपके पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस होते हैं। नाउ आप चाहते हो तो बार बार खेलना, बार बार कोशिश करना, बार बार जीतने की कोशिश करना, बट होता क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ देर खेलने के बाद आपकी वो क्या होती है, लाइफ खत्म हो जाती है। नाउ आपको क्या करना पड़ता है, गेम बंद करके रखना पड़ता है। अब यहाँ पे आपकी चाहत तो है, पर फिर खेल लो ना गेम, क्यों नहीं खेल पा रहे? क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड रिसोर्स नहीं है। आप गेम में मर क्यों जा रहे हो बार बार? क्योंकि आपको जो चीज चाहिए, जो गन चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो आपके पास नहीं है। यानी कि आइडेंटिफाई करो, आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्स है, वो स्कार्स क्वांटिटी में अवेलेबल है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप अपनी वॉन्ट्स जो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा चाहते हो, उन सभी को पूरा नहीं कर पाते। आम जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है। आपके घर वाले आपको 100 रुपए देके बेचते कि चलो ठीक है, आपको कुछ खाने पीने का चाहिए आप ले आओ। अब वहां जाकर किसी शॉप पर जाकर आपका मन कर रहा है मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, आपको सब कुछ पसंद है, आप सब कुछ लेना चाहते हो, लेकिन क्योंकि हाथ में 100 ही रुपए हैं, रिसोर्स स्कार्स है, स्कार्सिटी का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चॉइस करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, कुछ ना कुछ डिसाइड करोगे कि 15 चीजें पसंद है, चलो 100 रुपए में 5 ही चीजें आएंगी, ये वाली 5 ले लेता हूं। जब भी आप स्कार्सिटी का प्रॉब्लम फेस करोगे आप करोगे चॉइस, एंड जब भी आप चॉइस कर रहे हो, आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उस बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। यानी कि स्कार्सिटी एज ह्यूमंस हम लोग हर पॉइंट पे फेस करेंगे, जिंदगी के हर पहलू में फेस करेंगे। रिसोर्स स्कार्स रहेंगे, चीजें लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल रहेंगी, पर हमारी इच्छाएं बहुत होंगी। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कुछ सभी नहीं हो सकती लेकिन कुछ तो पूरी हो सकती ना, तो जो चूज करोगे कि किसको पूरा किया जाए, चॉइस से आप फेस कर रहे हो। एंड जब आप वहां पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उस डिसीजन मेकिंग में आप कैसा बिहेवियर शो करते हो, इंसान कैसे अपनी चॉइसेस करता है, उस सब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे नाम दिया जाता है इकोनॉमिक्स।
डेफिनेशंस लिख दोगे, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन मेक डिसीजंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। समझ में आ गया? स्कार्सिटी डिफाइन कर दोगे कि इन रिलेशन टू आवर वांट्स आवर रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज, एंड उसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। चॉइस को डिफाइन कर दोगे, क्योंकि द रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, वी नीड टू सिलेक्ट from the alternative uses of our resources, and there the problem of choice arises. Definitions मिल गई। Okay. उसके बाद हमारी बुक हमें बात करती है कि यार अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स समझ आ गया तो ये समझो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो तब आप माइक्रो की बात कर रहे हो, जब आप पूरी इकोनॉमी के लेवल पे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हो, तब आप बात कर रहे हो मैक्रो की। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सोप इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री में लक्स भी है, पियर्स भी है, डव भी है, और भी 50 तरीके की साबुन आती है, सारी की सारी साबुन की बात हो रही है, टोटल साबुन की बात हो रही है। तो ये लोग अपना प्राइस डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस क्या रखा जाए प्रोडक्ट का। अब आप मुझे बताओ ये मैक्रो है या माइक्रो है? टोटलिटी में बात हो रही है, सभी इंडस्ट्रीज की, जितनी भी इंडस्ट्रीज है साबुन की। आप कहोगे टोटालिटी बड़ा हो गया, मैक्रो है, पर नहीं, आप गलत हो, माइक्रो है ये। आप कहोगे क्यों? अभी तो बोला माइक्रो में इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब होता है ये नहीं कि सिर्फ एक ही, इंडिविजुअल का मतलब यहां पर है कि जब हम टोटालिटी में बात नहीं कर रहे, आप कहोगे अभी टोटालिटी में तो कर रहे नहीं, यहां पर हमने सिर्फ सोप इंडस्ट्री की बात की, हमने शैम्पू इंडस्ट्री की बात नहीं की, हमने फर्नीचर इंडस्ट्री की बात नहीं की, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात नहीं। जब आप मैक्रो में चीजों को स्टडी करोगे ना, तब आप जब टोटालिटी शब्द बोल रहे हो उसका मतलब है पूरी इकोनॉमी की सारी इंडस्ट्रीज सबकी ही बात कर रहे हो, आप किसी को भी बाहर नहीं छोड़ रहे हो। माइक्रो में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी या फिर एक ही इंडिविजुअल होना चाहिए, हो सकता है कि 10 इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके स्टडी किया जा रहा हो, वो भी माइक्रो ही है, क्योंकि पूरे देश को इकट्ठा भी नहीं किया गया। तो माइक्रो को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, फर्म्स की स्टडी करते हैं, हाउस होल्ड की स्टडी करते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। माइक्रो एक कंपैरेटिवली छोटा कॉन्सेप्ट है, मैक्रो एक कंपैरेटिवली वाइडर कॉन्सेप्ट है। माइक्रो में हम जिन चीजों की स्टडी करते हैं, जो माइक्रो वेरिएबल्स होंगे, उस टाइम हम मैक्रो के वेरिएबल्स को बोल देते कि भाई इनको मत हिलाओ, कांस्टेंट मान लो। जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तब माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या मतलब है वेरिएबल का? वेरिएबल होते हैं कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बदल रहे हैं। माइक्रो में भी कुछ चीजें बदल रही है एंड मैक्रो लेवल पे भी अलग अलग चीजें बदल रही है। लेकिन जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो जो मैक्रो लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं उनको बोलते हैं भाई इनको हिलाओ मत, कांस्टेंट मान लो। एंड जब मैक्रो पे स्टडी करते हैं तो छोटे लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं किसे? कांस्टेंट मान लो। सबसे पहले तो हम किसी भी चीज को इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट क्यों मानते हैं? हम बहुत चैप्टर्स में बार बार कहेंगे ये शब्द, कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मान लो। हमारे मान लेने से कांस्टेंट हो तो जाएगा नहीं, कांस्टेंट क्यों मान रहे हो? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को यहां पर सब्जेक्ट में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सारे फैक्टर्स को एक साथ हिलाओगे तो वो बहुत ऑपोजिट इंपैक्ट हमें शो करेंगे एंड हम किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सब्जेक्ट ऐसे डिजाइन किया गया कि आप एक फैक्टर को स्टडी कर लो, उसके इफेक्ट को समझ लो, बाकियों को एक बार के लिए कांस्टेंट रख लो, ताकि एक फैक्टर का बिहेवियर आपको समझ आ जाए। यानी कि अलग अलग बिहेवियर समझ लो, फिर सबको एक साथ देख लेना कैसे काम कर रही है। पहले बिहेवियर तो समझो। इस बिहेवियर को ही समझने के लिए हम माइक्रो पे मैक्रो की चीजें कांस्टेंट मानेंगे, मैक्रो पे माइक्रो की चीजें कांस्टेंट मानेंगे। एक और रीजन है इनको कांस्टेंट मानने का, जब आप अलग चीज की स्टडी कर रहे हो तो, क्योंकि माइक्रो पे जो चीजें ट्रू होती हैं वो कई बार मैक्रो पे फॉल्स हो जाती हैं, मैक्रो पे जो चीजें ट्रू होती है वो कई बार
माइक्रो पे फॉल्स हो जाती है। इसे कहा जाता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्या कहा जाता है? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस जो बड़ी अटपटी है एंड एग्जिस्ट कर रही है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि यार आप कह रहे हो छोटे लेवल पे सही है, बड़े पे गलत हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? मैक्रो भी तो माइक्रो को जोड़ जोड़ के ही बना है। तो जो यहाँ पे सही है, यहाँ पे चीजें ओके हैं, कॉन्सेप्ट्स राइट है, वो यहाँ पे आके गलत कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके मेरे लिए सेविंग्स क्या अच्छा चीज है। अगर हम लोग अपने इनकम में कुछ ना कुछ पार्ट सेव कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। कल को कोई हेल्थ का खर्चा आता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है तो सेविंग्स काम आएंगी। हाँ है ना, बिजनेस खोलना है, कुछ भी करना है, सेविंग्स काम आएंगे। इंडिविजुअल लेवल पे इट्स अ गुड थिंग, माइक्रो लेवल पे इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप मैक्रो, जब देश के कॉन्सेप्ट समझोगे ना 12th स्टैंडर्ड में आके, तो आपको पता लगेगा कि सेविंग अच्छा नहीं है। क्योंकि सारे सिस्टम में से जब भी आप कुछ पैसा सेव कर ले रहे हो तब आप एक्चुअली खर्चा नहीं कर रहे। उस पैसा को खर्चा करना था लेकिन अब आप वो खर्चा नहीं कर रहे। अगर आप खर्चा नहीं कर रहे मतलब वो किसी की इनकम नहीं बन रही, एंड जिसकी इनकम बनती वो भी आगे खर्चा करता, किसी और की इनकम बनती वो भी आगे खर्चा करता। इस तरीके से साइकिल चलता, जो कि आपने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि आपने साइकिल में से पैसा विड्रॉ कर लिया। इसीलिए मैक्रो लेवल पे सेविंग्स एक बुरी चीज बन जाती है, एक नहीं प्रमोट किया जाता सेविंग्स पे, लेकिन माइक्रो लेवल पे सेविंग्स को प्रमोट किया जाता है। ऐसी सिचुएशंस को नाम दिया जाता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो लिख लोगे, डिफरेंशिएशन समझ आ गया, हाँ या ना। नेक्स्ट हमारे पास दो शब्द आते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो नजरियों को बयान करता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव नजरिया बोलता है कि यार देखो, ये सब्जेक्ट है, ह्यूमन के बिहेवियर की बात हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे और किसी चीज पे नहीं। अपने ओपिनियंस मत घुसाओ, अपना जजमेंट मत घुसाओ, सिर्फ फैक्ट बताओ। इंडिया का पॉपुलेशन इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये एक फैक्ट है। इस तरीके की स्टेटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि महिलाओं को आरक्षण यानी कि वुमेन रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये स्टेटमेंट मेरा ओपिनियन है, ये सही या गलत नहीं हो सकता। मेरे लिए सही, आपके लिए आपको लग सकता है कि ऐसा नहीं है, देना चाहिए रिजर्वेशन। ये जब ओपिनियन बेस्ड बात हम करेंगे ना, तब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में खड़े हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के नजरिए से बात कर रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को आप चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। मैं बोलूं रशिया का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट गलत है, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। चाहे स्टेटमेंट गलत है चाहे सही है, जब आप किसी भी स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो ना कि सही है या गलत है, तब वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाती है। लेकिन जब मैं ओपिनियन बेस्ड बात करूंगी, मेरे जजमेंट बेस्ड बात करूंगी, जिस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से मैं उठ के आ रही हूं, वो मुझे इंपैक्ट करेगा मेरे ओपिनियन को, हाँ या ना। तो उन स्टेटमेंट्स को मैं नाम दूंगी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। गुड इनफ, क्लियर इनफ, समझ आ गया हमें। चलो देन बात आती है कि अच्छा इतना कुछ समझ लिया तो ये बताओ कि इकोनॉमी क्या होती है। अब आप कहोगे ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे थे एंड ऑल, वो इकोनॉमिक्स थी, वो सब्जेक्ट मैटर था। इकोनॉमी क्या होती है? इंडिया एक इकोनॉमी है, पंजाब एक इकोनॉमी है, यूएसए एक इकोनॉमी है, हरियाणा की एक इकोनॉमी है, केरला की एक इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर रहकर लोग अपना लिवलीहुड जनरेट कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। यानी कि अगर पंजाब की बात करें तो मान लेते हैं कि पंजाब में बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रही, तो ज्यादातर लोग अपना पैसा कहां से कमा रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। तो पंजाब की इकोनॉमी किस टाइप की होगी? नेचर क्या है पंजाब की इकोनॉमी का? पंजाब एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। क्या है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अगर स्पेसिफिकली हम लुधियाना की इकोनॉमी की बात करें, लुधियाना एक स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो मैं कहूंगी लुधियाना की इकोनॉमी कैसी दिखती है? लुधियाना एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। नेचर ऑफ इकोनॉमी में हम डिफाइन क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी एक सिस्टम है, it is a system, it is a mechanism in which people earn their livelihood. Nature of economy tells us about what kind of activities
आर परफॉर्म्ड बाय विच पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। हाँ या ना? उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इकोनॉमी की अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं। इकोनॉमी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, या तो कंट्रोल्ड होती है, या फ्री होती है, या फिर मिक्स होती है। ये हमारे घरों की तरह, कुछ घर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ घर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं है, कुछ पेरेंट्स बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं है, एंड कुछ पेरेंट्स कई मामलों में स्ट्रिक्ट है एंड कई मामलों में लीनियंट है। उसी तरीके से इकोनॉमी भी काम कर रही है। अगर तो जो गवर्नमेंट है उसने पूरा अपना कंट्रोल बनाया हुआ है देश के अंदर, हर चीज, हर रिसोर्सेस का मैनेजमेंट वो अपने हिसाब से कर रही है, क्या काम होगा नहीं होगा सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसे हम नाम देते हैं कि ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। सेंटर प्लान कर रहा है इसे, इसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहा जाता है, इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। सारे नाम आप नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर करती नहीं। गवर्नमेंट बोलती है जिसका जो मन है कर लो, यानी कि ये फ्री होती है मार्केट फोर्सेस के। मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसी चीज की सप्लाई आ जाएगी। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई पे ये क्या करती है, डिपेंड करती है। इसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, फ्री इकोनॉमी कहा जाता है, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के फीचर्स दिखाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है ना तो हम बिल्कुल सारा कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे, एंड ना ही हम सारा कुछ अपने हाथ में कंट्रोल करेंगे। दोनों मिलकर करते हैं ना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर जहां पर साथ मिलकर काम कर रहा है, साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो हमारी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर मैं आपको कुछ हेडिंग्स दूं, आप मुझे बता सकते हो कि अलग अलग इकोनॉमीज कैसा डिसीजन मेकिंग करेगी। अगर पब्लिक वेलफेयर और प्रॉफिट्स में चॉइस हो तो यहां पर डिसीजन किस पर बेस करके बनाए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, इनका मुद्दा होगा लोगों का वेलफेयर किया जाए। इधर मुद्दा क्या होगा, प्रॉफिट्स, कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनका मुद्दा क्या होगा, आपके मेरे जैसे लोगों का प्रॉफिट कमाना है बिजनेस से ज्यादा। मिक्स्ड में क्या होगा, सोशल वेलफेयर भी होगा और साथ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी फोकस किया जाएगा। यहां पर कंज्यूमर को महत्व नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजें करेगी। यहां पर कंज्यूमर को महत्व दिया जाएगा। कंज्यूमर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होगी, जो कंज्यूमर मांगेगा, जिस भी चीज की डिमांड होगी, सप्लायर्स वही चीज सप्लाई करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाए। यहां पर कुछ हिस्सों में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, कंज्यूमर को, मार्केट डिमांड को फीड किया जाएगा हम कह सकते हैं, एंड कुछ हिस्सों में गवर्नमेंट कंज्यूमर को सोवरेन ना मान के फोकस क्या करेगा कि लोगों का वेलफेयर हो। हाँ या ना? इतनी बात हमें समझ आ गई। 3 फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी अब हम बुक से रीड करके समझ लेंगे। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि अब चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी है, चाहे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, चाहे मार्केट इकोनॉमी, तीनों टाइप की इकोनॉमीज में, दुनिया की सारी इकोनॉमीज में कुछ दिक्कतें हैं जो सब फेस कर रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है स्कार्स क्वांटिटी में, अब उनके यूजर्स पे उन्हें क्या करना है, एलोकेट करना है। तो 3 सवाल हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है। हर इकोनॉमी इस प्रॉब्लम को फेस करेगी। क्या सवाल है वो, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किया जाए तो क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किया जाए तो कैसे किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किया जाए तो किसके लिए किया जाए। समझते हैं इन सवालों को ध्यान से। व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो अगर आप और मेरे जैसे लोग, हम लोग एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा कि फैक्ट्री किस चीज की खोले। हमने सोच लिया कि बिजनेस करना है, अब बिजनेस करे तो करे किस चीज का, सबसे पहला डिसीजन ये होगा। हाँ है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। जब डिसाइड कर लोगे कि कंज्यूमर गुड बनाना है या कैपिटल गुड बनाना है, यानी कि जो लोग कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली वैसे गुड्स बनाने हैं, या फिर ऐसी मशीनरियां बनानी है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे, उन्हें कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स बनाने हैं या कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, सबसे पहला डिसीजन होगा ये। सेकंड डिसीजन क्या लोगे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस के 2 भाग होते हैं, क्या बनाया जाए और कितना बनाया जाए। सबसे पहले डिसाइड कर लिया कंज्यूमर या कैपिटल गुड, फिर उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करते हो कि इतना बना लेते हैं। फिर सेकंड सवाल हमारा होता है
कैसे बनाया जाए, हम मशीनों की यूज से बनाए या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मशीनें बेटर काम कर पाती हैं, ज्यादा लंबा काम कर पाती है, थकती नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन लेबर इंटेंसिव टेक्निक में इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा देश के अंदर, देश का फायदा होगा। तो आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है कि यार किस तरफ आप जाना चाहते हो, एफिशिएंसी चाहते हो या फिर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर देश में इक्वालिटी लाना चाहते हो, सोशल जस्टिस लाना चाहते हो, गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आप डिसाइड करते हो कि रिच सेक्शन के लिए बनाना है या पुअर सेक्शन के लिए बनाना है। ऐसी गुड्स बनानी है जो कि लोगों की क्या है, ज्यादा जरूरतें पूरी करेंगी, या ऐसी महंगी गुड्स बनानी है जिनसे आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे, ये डिसीजन लेना होता है। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को अलग अलग इकोनॉमीज अपने अपने तरीके से हैंडल करती है। अगर हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हाउ टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड बनाने में उसको हो सकता है कम फायदा हो, कैपिटल गुड में ज्यादा फायदा, तो कैपिटल बनेगी। हो सकता है कि कैपिटल गुड बनाने में उतना फायदा ना हो, कंज्यूमर गुड बनाने में ज्यादा फायदा हो। यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सॉरी मार्केट इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी हाउ टू प्रोड्यूस का डिसीजन कैसे लेगी कि मेरा मुद्दा है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कंज्यूमर से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहां जाऊंगा, अगर कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो वहां जाऊंगा। मिक्स्ड इकोनॉमी बैलेंस करके डिसीजन लेगी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या सोचेगी कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें पूरी हो सके, कंज्यूमर गुड्स पे उनका फोकस ज्यादा रहेगा। बात करें व्हाट टू, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेट्स करेक्ट इट गाइस, यहाँ पर थोड़ा हौच पौच हो गया, इसे ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की व्हाट टू प्रोड्यूस की। सेंट्रली प्लान्ड का फोकस क्या रहेगा, कंज्यूमर बेनिफिट करना, सोशल वेलफेयर करना, तो एक कंज्यूमर गुड्स बनाएंगी। इनका फोकस क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रॉफिट देगा तो कंज्यूमर गुड, वरना कैपिटल गुड। ओके, ये क्या रखेगा, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेगा। इकोनॉमी के अंदर हर तरीके की चीजें प्रोड्यूस होंगी जो कि प्रॉफिट भी बढ़ाए इकोनॉमी का एंड सोशल वेलफेयर भी बढ़ाए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रोड्यूस करे तो करे कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर के मेथड से या फिर मशीनरियों से। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मुद्दा याद रखो, सोशल वेलफेयर, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहेगा ताकि लोगों को काम मिल सके, लोगों को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, लोग गरीब नहीं होंगे। तो इनका फोकस रहेगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मार्केट का फोकस रहेगा एफिशिएंसी है, यार बेटर काम करवाना अपने को। मशीन में एक बार पैसा लगाया तो मशीन अपने पास आ गई, अब लेबर की तरह उनके टैंट्रम्स नहीं झेलने पड़ेंगे। लेबर बोलेगा मेरा पैसा बढ़ाओ, मेरा ये करो, मैं थक गया, मुझे ब्रेक चाहिए, मशीन तो ऐसा बोलेगी नहीं। तो मशीन से काम करना क्या हो जाएगा उनके लिए, ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये क्या करेंगे फिर, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को चूज कर लेंगे। यहां पर दोनों ही देखने को मिलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट फोकस करेगी, जो सेंटर है वो फोकस करेगा कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो फोकस करेंगे हम एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पुअर पीपल पे फोकस करेगी कि गरीबों तक खाना पहुंचाया जा सके, उनकी जरूरत की सामान पहुंचाया जा सके, तो प्रोडक्शन उनके लिए होगा ज्यादा। मार्केट इकोनॉमी ज्यादातर रिच के लिए प्रोड्यूस करेगी क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा होगा, रिच लोगों से ज्यादा पैसा मांग सकते हैं प्रोडक्ट का, वो ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, तो उनका फोकस रहेगा रिच लोगों के लिए बनाने का। अगर ये लोग क्योंकि पुअर पीपल के लिए बनाएंगे तो एक हिडन कॉस्ट होगा, इनको सामान सस्ता बेचना पड़ेगा गरीब लोगों को। सस्ता बेचेंगे तो जितना प्रॉफिट ये कमा सकते हैं उतना प्रॉफिट ये कमा नहीं पाएंगे, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो रिच एंड पुअर दोनों के लिए गुड्स बनेंगी, रिच के लिए कैपिटलिस्ट बनाएंगे, पुअर पे गवर्नमेंट फोकस करेगी, गवर्नमेंट उनका ध्यान रखेगी। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। तो इन बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में हमारे टॉपिक्स कंक्लूड होंगे बात करके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली एक आइडिया है जो कि आपको दिखाता है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। ये अज्यूम करके चलता है कि आपके पास इकोनॉमी के अंदर कुछ रिसोर्सेज है
फिक्स्ड अमाउंट में, एंड कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है, ये भी इसमें भी फिक्स है, ये इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं आ रहा है, ये दोनों चीजें फिक्स है। इनको यूज करके आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन को ये लोग फिक्स कर रहे हैं कि सेम रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके आप दो गुड्स बना रहे हो, गुड ए एंड गुड बी। मान लेते हैं ये पीस ऑफ लैंड है इकोनॉमी के अंदर, यहां पर आप क्या कर रहे हो, इतने एरिया में उगा रहे हो गुड ए, इतने एरिया में उगा रहे हो गुड बी। तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का मतलब है कि आप इतने लैंड में और किस किस कॉम्बिनेशन में ए और बी उगा सकते हो। एज एन आप ऐसे भी तो उगा सकते हो, ये पीस ऑफ लैंड है, इसमें सारे में ही क्या करो, ए उगा लो। ये पीस ऑफ लैंड है, इसमें सारे में ही क्या करो, बी उगा लो। ये पीस ऑफ लैंड है, इसमें आधा बी उगा लो, आधा ए उगा लो। इस तरीके से पूरे रिसोर्स को फुल्ली यूज करके आप गिवन रिसोर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हो दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग क्वांटिटीज में, उसी की पॉसिबिलिटी हमें कौन दिखाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम क्या करें, यहां पर गुड ए है, यहां पर गुड बी है। मान लेते हैं अगर मैं 5 यूनिट्स बनाऊं ए गुड की, तो बी के लिए मेरे पास कोई भी रिसोर्स नहीं बचता है, बी 0 हो जाता है। अगर मैं बी की 10 यूनिट्स बनाऊं तो मेरे पास ए के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं बचता है। अगर मैं बी की 5 यूनिट्स बनाऊं तो मेरे पास ए के लिए 3 यूनिट का स्पेस बच जाता है। इस कर्व को नाम दिया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या दिखा रहा है ये कि ए एंड बी किन अलग अलग कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मान लेते हैं कि ये 4.8 में अगर हम ए को करें तो यहां पर 2b की जगह बच जाती है। अगर 2a प्रोड्यूस करे तो 8b की जगह बच जाती है। यहां पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, अगर आप b बढ़ाना चाहते हो ना, आप पहले यहां पे खड़े थे, अब b इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको a के कुछ ना कुछ हिस्से क्या करने पड़ेंगे, गिव अप करने पड़ेंगे, तभी b बढ़ेगा। a का कुछ हिस्सा गिव अप करो, b का कुछ बढ़ जाएगा। a का कुछ हिस्सा गिव अप करो, b बढ़ जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, रिसोर्स फिक्स्ड है, इतना ही पीस ऑफ लैंड है। अगर यहां पर इतने लैंड में ए उग रहा है एंड इतने लैंड में बी उग रहा है, एंड अब आप ए की जगह इंक्रीज करना चाहते हो तो बी से छीननी पड़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। मान लो आपके पास 2 टॉफी हैं, आपके भाई के पास भी 2 टॉफी। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं आपके भाई को 3 टॉफी देना चाहती हूँ, मेरे पास और टॉफीज नहीं है, तो मैं कहां से लाऊंगी, एक टॉफी आपसे छीन लूंगी, आपके भाई को दे दूंगी। हो क्या रहा है, रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है, रिसोर्स बढ़ नहीं रहा है, उस रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज करके अब 2 ही गुड्स बना पा रहे हो, या तो ए या तो बी। अब अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है पीपीसी का। ये जो पीपीसी की आप लाइन देख रहे हो ना, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। हमारा पीपीसी इस शेप में बनता है, इसको बोला जाता है कनकेव शेप कर्व। कनकेव शेप कर्व का क्या मतलब होता है, इस तरीके से पेट इसका बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये हमें क्या दिखा रहा है, ये ए है, इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे बात करें तो b 0 है, a की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं 10। अब अगर मुझे b की वैल्यू 5 चाहिए, मुझे b 0 से 5 तक लेकर आना है, b को इंक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
क्या नोटिस करूंगी, ए की कुछ ना कुछ वैल्यू को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ए से कुछ हिस्सा छीन के बी को देना पड़ेगा। समझ आ रही है इतनी बात? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपको यही दिखा रहा है कि दो गुड्स को जब आप एक साथ उनकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज चेक करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज इंक्रीज करने के लिए किसी ना किसी चीज को गिव अप करना पड़ेगा। अजम्पशंस क्या है यहाँ पर बेसिकली कि रिसोर्स फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है एंड सिर्फ 2 ही गुड्स की बात हो रही है। 2 गुड्स का ही हम प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ लैंड है, इस पर आप किसी भी तरीके की सब्जियां, किसी भी तरीके की फ्रूट्स, किसी भी तरीके के ग्रेन्स कुछ भी उगा सकते हो, लेकिन यहां पर हम मान के चलेंगे कि इस पीस ऑफ लैंड में 2 ही चीजें उग सकती हैं। हाँ या ना? उसी हिसाब से ये अजम्पशन है बेसिकली, ये आप मानकर चल रहे हो इस मॉडल को स्टडी करने के लिए। ये हमारी कुछ अजम्पशंस हो गई। इस तरीके से हमारा पीपीसी बन गया। पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स पे रिसोर्स फुली यूटिलाइज हो रहा है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। पूरा का पूरा रिसोर्स हम यूज कर दे रहे हैं पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं। क्या मैं पीपीसी के अंदर भी प्रोडक्शन कर सकती हूँ? इसके 6 यूनिट्स और इसके समझ लेते हैं 5 यूनिट्स। मेरी कैपेसिटी है इसके 10 यूनिट्स बनाने की, इसके अगर पूरा देके समझ लो यहाँ पे भी 10, इसके भी 10 यूनिट्स बनाने। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन मैंने उठाया है। मैं दोनों को बढ़ा सकती हूँ लेकिन मैं बढ़ा नहीं रही हूँ, दोनों कम ही प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो कर सकती हूँ। यानी कि मेरा ये पीस ऑफ लैंड था, इतने में मैंने ए उगाया, इतने में मैंने बी उगाया, इस जगह को मैंने खाली छोड़ दिया। छोड़ सकती हूँ, डेफिनेटली छोड़ सकती हूँ, दिक्कत क्या है? पर यहां पर मेरा रिसोर्स क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइज हो रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाता है जब आप पीपीसी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हो, पीपीसी के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर रहे। नोट करने वाली बात यह है कि चाहे आपका पॉइंट के है, चाहे आपका पॉइंट एल है, यानी कि चाहे पीपीसी के अंदर है चाहे पीपीसी के ऊपर है, दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे, ये हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, के भी और एल भी। यहां पर रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड है, यहां पर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। दोनों ही पॉइंट्स को आप अटेन कर सकते हो, पा सकते हो, प्रोडक्शन हो सकता है। अगर बात करें पीपीसी के बाहर के पॉइंट की, इस पॉइंट पर प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने इतने एरिया में क्या उगा दिया, ए उगा दिया। आप कह रहे हो कि बी मैं इतने एरिया में उगा दूंगा। ये पीस ऑफ लैंड आपके पास है नहीं। जब पीस ऑफ लैंड है ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे करोगे? यानी कि यहां पर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो रहा, ये हमारा अनअटेनेबल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? अनअटेनेबल पॉइंट है। इसको आप अटेन नहीं कर सकते, पा नहीं सकते। ये आपकी पीपीसी से क्या लाया कर रहा है, बाहर लाइक एज सिंपल एज दैट। हाँ है ना? इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। ओके, तो अगर हमें पीपीसी समझ में आ रहा है तो बात करते हैं कि पीपीसी कैसे हेल्प करेगा आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में, जो कि क्या क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, अगला प्रॉब्लम था हाउ टू प्रोड्यूस, अगला प्रॉब्लम था फॉर होम टू प्रोड्यूस। पीपीसी कैसे हल करेगा? पीपीसी ऐसा शेप में होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस का हल पीपीसी करता है ये बता के कि अगर आप 2 गुड्स है आपके पास एक्स और वाई, अगर आप क्या करना चाहते हो, एक्स
अगर आप क्या करना चाहते हो, y को इंक्रीज करना चाहते हो, y की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x की प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। यानी कि कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का पीपीसी बना सकते हो, एंड वहां से आपको पता लगेगा कौन कौन से वेरियस हमारे पास कॉम्बिनेशंस अटेनेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर कंज्यूमर गुड छोड़ेंगे तो कैपिटल गुड बढ़ाने के लिए तो हम लोगों को क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर ही आपको ये नहीं बताएगा कि राइट क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे आपको वो दिखा देगा कि देखो अगर आपको कंज्यूमर गुड्स 100 चाहिए ही चाहिए हैं एंड आप चाहते हो कि मैं कैपिटल गुड बढ़ा लूं, तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर रिसोर्स फुलर यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट है, तो अगर आपने कुछ भी किया कैपिटल गुड को बढ़ाने के लिए, तो आपको कंज्यूमर गुड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप प्लान कर रहे हो कि कैपिटल गुड बढ़ाया जाए, तो कंज्यूमर गुड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, उतने ही क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से पीपीसी हमें गाइड करता है बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस के प्रॉब्लम में। हाउ टू प्रोड्यूस का पीपीसी प्रॉब्लम कैसे हल करता है। अगर देखो, अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उठा रहे हो तो आपका पीपीसी हायर होगा, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, बेस्ट तरीके से फुल एफिशिएंसी में काम कर रहे हो, अपने रिसोर्स को पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप लेबर के तरीके से करोगे तो आपका पीपीसी कंपैरेटिवली पीछे होगा, यानी कि आप अपनी एफिशिएंसी में काम नहीं कर रहे हो, जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हो, रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज नहीं हो रहे। लेकिन अभी लग रहा है कि रेड लाइन अच्छा ऑप्शन है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला। अंडर वाली पीपीसी तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन अगर आप ऊपर वाली पीपीसी चूज कर रहे हो तो आपको चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट भी चूज कर रहे हो, क्योंकि यहां पर जिन लोगों को काम मिल रहा था इस लाइन पे उन लोगों को काम नहीं मिलेगा, कैपिटल आ जाएगा, यानी कि मशीनरीज आ जाएंगी सिस्टम के अंदर। तो यहां पर हाउ टू प्रोड्यूस के प्रॉब्लम को पीपीसी से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें किसके लिए प्रोडक्शन करने, अगेन हमारे पास दो पीपीसीज आ जाती है। अगर आप रिच के लिए कर रहे हो तो आप कंपैरेटिवली हायर पे होगे, अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर रहे हो पूरा गेन जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर आप पुअर के लिए कर रहे हो तो उसमें एक हिडन कॉस्ट छुपी हुई है। कैसी कॉस्ट छुपी हुई है, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट्स जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक नहीं पहुंच रहे हो, क्योंकि आप पुअर लोगों के लिए काम कर रहे हो। तो बेसिकली वो आपको कम पैसा देंगे, आप अपने प्रॉफिट्स श्रिंक रखोगे वहां पे। तो उसमें भी हमें लग रहा है अगेन वंस अगेन वी थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन, रेड लाइन इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी, अगर पुअर लोगों के लिए गुड्स नहीं होंगी तो आपकी सोसाइटी का एक हिस्सा अपनी बेसिक अम्यूनिटीज, बेसिक नेसेसिटीज को रीच नहीं कर पाएगा, उनको मीट नहीं कर पाएगा। एंड अगेन देश में क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे अगर हम क्या करते हैं, ऊपर वाली पीपीसी को चूज करते हैं। यहां पे ऊपर वाली पीपीसी को चूज करने का दिक्कत क्या है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस करोगे। यहां पर आप रियलाइज करोगे कि अगर आपको कैपिटल गुड बढ़ाने का है तो आपको कंज्यूमर गुड का कुछ ना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इतनी बात हमें समझ में आ रही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पीपीसी अपने हिसाब से आगे पीछे शिफ्ट कर सकती है? पीपीसी अपने हिसाब से अपनी क्षमता पे आगे पीछे शिफ्ट कर सकती है? क्या मतलब है मेरी बात का, कि मान लो मेरा देश है या फिर मैं एक फार्मर हूं, मेरा ये पीस ऑफ लैंड है, हाँ या ना। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि यहां से बेस्ट प्रोडक्शन कितना है समझ लेते हैं, मान लेते हैं 100 एंड 100। कितना है बेस्ट प्रोडक्शन? मान लेते हैं हम यहां पर एक पॉइंट, अच्छा इसको चेंज कर ले, 100 एंड 0 कर ले। एक चीज 100 प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी को कोई जगह नहीं मिल रही, दूसरी चीज 100 प्रोड्यूस हो रही है, इसको कोई जगह नहीं मिल रही, ठीक है। एंड बाकी बीच में भी कुछ कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ मैं क्या बोल रही हूं कि क्या मैं 100 की जगह 110 प्रोड्यूस कर सकती हूँ? आप बोलोगे नहीं कर सकती हूँ, अगर मेरे पास क्या आ जाए, जमीन का टुकड़ा बढ़ जाए तो। अब आप बोलोगे वो तो कांस्टेंट मान के चला है। हाँ, उसी अजम्पशन पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर
जो हम मान के चले रिसोर्सेस फिक्स्ड है, अगर रिसोर्स में कोई चेंज आ जाए, रिसोर्स में कोई चेंज आ जाए, जमीन का टुकड़ा बढ़ जाए, तो हमारी पीपीसी क्या करेगी, आगे को शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि अब आप ज्यादा चीजें बना पाओगे, ज्यादा चीजें प्रोडक्शन करने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन किसी वजह से बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, रिसोर्स पहले जो लैंड का टुकड़ा था, इतना लैंड खराब हो जाए, सिर्फ इतना ही लैंड बचे, तो रिसोर्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हुए, मतलब अब कम चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट मार जाएगा। व्हाट इफ टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, रिसोर्स का चेंज तो हमने समझा, व्हाट इफ टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए। अब टेक्नोलॉजी जरूरी तो नहीं है दोनों ही गुड्स को प्रोड्यूस करने की बेटर हो सकता है जो ए गुड है, समझ लेते हैं कि वो बाजरा है, बाजरे को ग्रो करने के लिए कोई नए टाइप का सीड आ गया जो कि डबल प्रोडक्शन देता है, तो क्या होगा, जो ए गुड है, जो बाजरा है, सिर्फ इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दूसरे का नहीं बढ़ेगा, पीपीसी क्या हो जाएगी, इस तरीके से दिखेगी, एक गुड के लिए बढ़ गई, दूसरे गुड के लिए क्या है, उतनी की उतनी ही। मान लेते हैं कि अगर बी का बेटर हो जाता, ए का ना बेटर होता, बी का बेटर हो जाता, तो कर्व कैसा दिखता, ये पहला वाला कर्व है, अब बेटर होने के बाद ऐसा दिखता, ए का कुछ नहीं बढ़ा, बी का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आप कहोगे ऐसे बैकवर्ड शिफ्ट है, टेक्नोलॉजी खराब कैसे होगी, टेक्नोलॉजी दुनिया से गायब कैसे होगी, नहीं होगी, तो टेक्नोलॉजी का कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट नहीं दिखाएगा, अवेलेबल टेक्नोलॉजी हम मान के चलेंगे हमारे पास है, एंड इस तरीके से हमारा पीपीसी शिफ्ट कर सकता है या फिर रोटेट कर सकता है। नाउ फर्स्ट चैप्टर का हमने मेजर हिस्सा थ्योरी का कवर कर लिया। कल के लेक्चर में हम और कुछ पीपीसी को समझेंगे, गहराई से समझेंगे कि ये पीपीसी का हमने जो पेट निकाल दिया, ऐसा कनकेव शेप्ड हमने से बना दिया, ऐसा ही क्यों बन गया। अगर हमने बात की कि एक चीज हमें क्या करनी पड़ रही है, सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, तो कर्व ऐसा भी तो बन सकता था, इसमें भी क्या होगा, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करोगे, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए। लेकिन हमने ये शेप तो नहीं बना, हम ये शेप भी बना सकते थे, यहां पर भी आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ लूज कर रहे हो, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए। हमने ये शेप भी नहीं बनाया, हमने बनाया ये शेप, ये शेप ऐसा क्यों बना, इनवर्स रिलेशन है के बीच में, समझ आया। इनवर्स रिलेशन होता है जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, एक अगर ऊपर तो दूसरी नीचे, अगर हमने ए घटाया तभी तो ये बढ़ा, ए घटा ये बढ़ा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। एंड जब भी ऐसा होता है, हमारा कोई भी ग्राफ बनेगा दुनिया का, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, हाँ है ना। पीपीसी डाउनवर्ड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इसी शेप में क्यों है, इसके बारे में कल के लेक्चर में बात करेंगे और समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। साथ में अब चैप्टर होने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका काम क्या है, एक बार इसको अब साथ साथ अपने नोट्स देख लो, बुक में से कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है एक बार उसे रीड दे लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो, साथ साथ इस चैप्टर को अब के बाद उठाने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से इसे खत्म कर दो। ओके देन, कल के लेक्चर में मिलेंगे, हैव अ गुड डे।